बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। हस्बैंड और वाइफ के बीच का कॉन्वर्सेशन है। एक्चुअली दिस कॉन्वर्सेशन टुक प्लेस एट माय होम व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम रेस्टोरेंट आफ्टर हैविंग माय डिनर एट 12 o'clock। 12 बजे जब मैं डिनर करके वापस आया घर पे, मैं लेट हो गया था। तो लेट आने से रिलेटेड कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनका फॉर्मेशन, लॉजिक, ग्रामर हम साथ के साथ समझते हुए जाएंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। हर सेंटेंस को लाउडली आप बोलेंगे तो आपको वर्ड्स का प्लेसमेंट, स्ट्रक्चर, लॉजिक, ग्रामर अपने आप समझ में आता चला जाएगा। 2-3 बार रिपीट करके एक्सरसाइज को करके देखिए मेरे साथ। ऑलराइट। सो इतनी लेट कहाँ से आ रहे हो? When I got home at 12 o'clock, तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, इतनी लेट कहाँ से आ रहे हो? Where you coming from so late? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हो, और आगे सो लेट आपने छोड़ दिया बस। वेयर यू कमिंग फ्रॉम सो लेट। इसको आप दूसरे तरीके से भी अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, वेयर यू कमिंग फ्रॉम एट दिस टाइम, इस समय कहाँ से आ रहे हैं, या वेयर यू कमिंग फ्रॉम सो लेट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। एक पुराना दोस्त मिल गया था। नाउ माय वाइफ आस्क्ड मी, वेयर यू कमिंग फ्रॉम सो लेट। तो मैंने भी उसको रिप्लाई कर दिया, एक पुराना दोस्त मिल गया था। आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड टुडे। ये लिटरल आपने ट्रांसलेट किया हुआ है, अच्छा है, नेचुरली यूज होता है। आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड टुडे। और इसके साथ में अगर आप एक फ्रेजल वर्ब यूज करना चाहें तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड टुडे। आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड टुडे। रैन इनटू का मतलब ही है किसी से, जब आप पुराने किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, अचानक से किसी से जब आप मिल जाते हैं, तो आई रैन इनटू दैट गाय। सो आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड टुडे। इसको भी आप यूज कर सकते हैं कि हाँ, पुराना दोस्त अचानक से मुझे टकरा गया, मिल गया। आई रैन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड टुडे। व्हाट द पॉइंट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कौन सा वाला? नाउ माय वाइफ इज आस्किंग कि कौन सा वाला मिल गया था। तो विच वन, बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस था, कौन सा वाला, विच वन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मेरे सारे दोस्तों को जानती हो। व्हाट आई सेड, तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रही हो, विच वन, जैसे मेरे सारे दोस्तों को तुम जानती हो। यू आस्किंग एज इफ यू नो ऑल माई फ्रेंड्स। यू आर आस्किंग एज इफ का मतलब होता है इस प्रकार से। यू आर आस्किंग, इस तरीके से तुम पूछ रही हो। यू आर आस्किंग एज इफ यू नो ऑल माई फ्रेंड्स, जैसे तुम मेरे सारे दोस्तों को जानती हो। यू आर आस्किंग एज इफ यू नो ऑल माई फ्रेंड्स। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। लेकिन कुछ को तो जानती हूँ ना। नाउ व्हाट आई सेड, मैंने उसको कहा, यू आर आस्किंग एज इफ यू नो ऑल माई फ्रेंड्स। अब उनको क्या करना है, उन्होंने एम्फेसाइज करके कहा, चलो ठीक है, सबको नहीं जानती लेकिन कुछ को तो जानती हूँ ना। जोर दे करके कहा है उन्होंने अपने जानने की क्षमता पर कि मैं कुछ को तो जानती हूँ ना। उसमें आप डू का इस्तेमाल करेंगे। बट आई डू नो सम ऑफ देम। बट आई डू नो सम ऑफ देम, यानी कि जितने भी आपके दोस्त हैं, बट आई डू नो सम ऑफ देम। बट आई नो सम ऑफ देम भी कहा जा सकता है, लेकिन डू लगा के एम्फेसाइज कर दिया। देखिए, डू ऐसी ही कंडीशन में हम यूज कर लेते हैं जहां पर हमको काम के ऊपर एम्फेसाइज करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको किसी ने एक सलाह दे दी खामखा की कि भाई 2 घंटे इंग्लिश की प्रैक्टिस करा करो। तो आप कह सकते हैं, यस आई प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। आई प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। लेकिन अगर आपको इसी चीज पे और जोर देना है कि भाई करता हूं मैं ये काम, तो आप इस तरीके से इसको कह सकते हैं, आई डू प्रैक्टिस फॉर 2 आवर्स। व्हाट द पॉइंट? तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, व्हेन आई सेड यू आस्किंग एज इफ यू नो ऑल माय फ्रेंड्स, जैसे तुम मेरे सारे दोस्तों को जानती हो। शी सेड आई डू नो सम ऑफ देम, मैं उनमें से कुछ को जरूर जानती हूँ। नाउ यू टेल मी हु वाज दैट, वो कौन था जिससे तुम मिले थे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बात मत बदलो, यानी कि मैंने जब ये सारी बातें कही, तुम तो ऐसे पूछ रही हो कि किससे मिल गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि बात मत बदलो, डोंट चेंज द टॉपिक। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस था। और अगर इसको और ज्यादा दूसरे लहजे में कहना चाहें तो कहा जा सकता है, डोंट इग्नोर मी। राइट, डोंट इग्नोर मी, या फिर डोंट चेंज द टॉपिक। रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, डोंट इग्नोर मी। व्हाट द पॉइंट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बताओ ना कौन मिला था। बताओ ना कौन मिला था। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर थोड़ी सी भावना बदल गई है कि फोर्सफुली नहीं रहे। अब बताओ ना कौन मिला था, कैजुअल हो गए हैं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट के तरीके से कहा जा रहा है कि बता दोगे तो अच्छा रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? इट इज नॉट कंपलसरी, लेकिन बताओ ना कौन था, ऐसे ही बता दो। तो एनीवे, हु डिड यू मीट, देखिए whom डिड यू मीट भी आप कह सकते हैं यहाँ पर। who डिड यू मीट, whom डिड यू मीट, इन दोनों में कुछ कंडीशंस हैं जहां पर who और whom इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है। लेकिन इसमें से फर्क इतना ही है कि जब हम whom का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो थोड़ा फॉर्मल है, और कैजुअल कॉन्वर्सेशन जब होती है तो उसके अंदर who का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। एनीवे, who डिड यू मीट, जैसे हम ये कहें, तुम किसके साथ जा रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो, whom आर यू गोइंग विद,
whom are you going with फॉर्मल हो गया, मैं इस चीज को ऐसे भी कह सकता हूँ who are you going with, who are you going with, तो वो थोड़ा सा कैजुअल हो गया, बस दोनों में इतना सा फर्क है। सो एनीवे whom did you meet या फिर who did you meet, दोनों तरीके से आप इस चीज को कह सकते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जब मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो उन्होंने कहा जरूर इरफान ही होगा, जरूर इरफान ही होगा, ही मस्ट बी इरफान फॉर श्योर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ही मस्ट बी इरफान आई एम श्योर, आई एम श्योर, फॉर श्योर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कहना चाहें। ही मस्ट बी इरफान फॉर श्योर, गॉट द पॉइंट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो। नाउ मैंने सरकास्टिकली थोड़ा फनी वे में कह दिया कि तुम इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो, हाउ आर यू सो इंटेलिजेंट। दूसरे तरीके से कह सकते हैं हाउ डू यू नो सो मच, हाउ आर यू सो इंटेलिजेंट, हाउ डू यू नो सो मच, या फिर हाउ कम यू आर सो इंटेलिजेंट। गेटिंग माय पॉइंट। तो कई सारे तरीके होते हैं, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले नहीं होते हैं। अब ये सारे के सारे ऑल्टरनेट वेरिएशंस हमको पता कैसे चलेंगे कि कितने तरीके से एक बात को कहा जा सकता है और इन तरीकों को बदलने से क्या फीलिंग बदल रही है, क्या भाव बदल रहा है। इसके लिए आपको इंग्लिश को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसलेशन करके मैक्सिमम 15 से 20% इंग्लिश बनाई जा सकती है हिंदी से ट्रांसलेशन करके। बाकी की 80% इंग्लिश को आपको सुनना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली एंड फास्ट द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर स्पीक। फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए आपको पता करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा किस बात को कैसे कहना है। और इसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं हम अपने चैनल पे। पहली बार आए हैं तो एक्सप्लोर जरूर करके देखिएगा, 100 से ज़्यादा सेशन अब आपको मिल जाएंगे, सब इस प्रकार के स्टोरी टेलिंग, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस वगैरह। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस का फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पर थ्रू आउट द डे आप दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ चैटिंग करके, फोन पे बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। दूसरा, जब आप लाइव सेशन में आएंगे तो वहां पर 1-2 घंटे के सेशन में कम से कम 200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे। एक ही सेंटेंस को रिपीटेडली अलग अलग सिचुएशन में सुनेंगे, एक बात को कहने के 10-15 तरीके सुनेंगे, दूसरे पार्टिसिपेंट से सुनेंगे, तो आपको लॉजिक ऑफ इंग्लिश समझ में आ जाएगा। ट्रांसलेशन की स्पीड से आप ऊपर उठ जाएंगे, बिकॉज इट इज द गेम ऑफ रेपिटेशन एंड कंसिस्टेंसी। रिपीट करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, एनवायरनमेंट में समय बिताएंगे, ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेंगे लैंग्वेज को, सेंटेंसेस को बनाना छोड़ देंगे। व्हाट द पॉइंट। रही बात फीस की, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिए। और फीस अगर नहीं है, पैसे की अगर किसी जेन्युइन प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट की, तब भी हम इस चीज़ को फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं सोचना है कि पैसे की वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर टाइम है और सीखना चाहते हैं देन प्लीज़ कम टू द लाइव क्लासेस। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू इट। अब इरफान कहीं कुछ काम करता है या ऐसे ही घूमता है, यानी कि जो मेरा दोस्त था ना इरफान, एक्चुअल में क्या है, वो कुछ किया नहीं करता था। अब तो वैसे भी मैं उससे करीबन 5-6 साल बाद आज मिला। वो कुछ भी नहीं किया करता था, हमेशा घूमता रहता था। वो एक ख्याली पुलाव बनाता रहता था कि कहीं ना कहीं तुक्का लग जाएगा मेरा। तो अब इरफान कहीं कुछ काम करता है या ऐसे ही घूमता रहता है। अगर इसी चीज को आपको इंग्लिश में कहना है, डज ही वर्क एनीवेयर नाउ, क्या वो कहीं पे अब काम करता है, डज ही वर्क एनीवेयर नाउ, और जस्ट कीप्स वेंडरिंग अराउंड। वेंडरिंग अराउंड मतलब कि वेंडर करना, यानी कि आवारागर्दी को कहा जाता है एक्शन में। और भी कई सारे इसके मीनिंग हो सकते हैं, वर्ड का कोई मीनिंग तो होता नहीं है, इंडिकेशन होता है। सो डज ही वर्क एनीवेयर नाउ और जस्ट कीप्स वेंडरिंग अराउंड, या हर तरफ ऐसे ही आवारागर्दी करता हुआ घूमता रहता है आसपास। हिंदी के मीनिंग नहीं निकालने हैं इसके, बस समझ लेना है इंडिकेशन। सिचुएशन पहुंच गई आप तक ना। डज ही वर्क एनीवेयर नाउ और जस्ट कीप्स वेंडरिंग अराउंड, क्या खामखा घूमता रहता है। नाउ वो आज भी वैसा ही है। नाउ आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दे दिया कि जैसे पहले घूमा करता था आज भी वो मुझे घूमता ही मिला, वो आज भी वैसा ही है। ही इज स्टिल द सेम, ही इज स्टिल द सेम। नाउ अब तो उसकी शादी हो गई होगी शायद। नाउ माई वाइफ इज ट्राइंग टू गेस कि 5-7 साल बाद आप मिले हो तो अब तो उसकी शादी हो गई होगी शायद। ही मस्ट हैव गॉटन मैरिड बाय नाउ, ही मस्ट हैव गॉटन मैरिड बाय नाउ। बाय नाउ अगर आपने कह दिया, बाय लगाने की वैसे कंपल्शन है नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ही मस्ट हैव गॉटन मैरिड नाउ, इतना भी आप कह सकते हैं। बाय नाउ का मतलब है कि अब जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कि इस टाइम तक 100% पहले कभी ना कभी उसकी शादी हो गई होगी। बाय नाउ यानी कि मैंने इस जो अभी जो टाइम चल रहा है इसको एंड पॉइंट बता दिया है बस। ही मस्ट हैव गॉटन मैरिड बाय नाउ। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हाँ, एक बच्चा भी है। जब उससे बातचीत हुई तो मुझे पता चला एक बच्चा भी है। अब इसी चीज को बताना है। हाँ, उसका एक बच्चा भी है। यस, ही हैज अ चाइल्ड टू, ही हैज अ चाइल्ड टू। तो घर का खर्चा कैसे चलता है। अब बात फिर से पुराने वाले सेंटेंसेस पर आ गई कि जब वो काम नहीं करता, ही जस्ट कीप्स वेंडरिंग अराउंड, तो घर का खर्चा कैसे चलता है, बिकॉज ही हैज अ चाइल्ड टू।
एक बच्चा भी है उसका। सो हाउ डू दे मैनेज द एक्सपेंसेस, हाउ डू दे मैनेज देयर एक्सपेंसेस, हाउ डू दे मैनेज देयर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउ डू दे मैनेज देयर हाउस एक्सपेंसेस। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में एक चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन इसमें मेन रोल होता है स्ट्रक्चर का। शब्द कुछ इंटरचेंजेबल हैं, बदले जा सकते हैं। तो जब तक हम सुनेंगे नहीं ना सामने वाले से, तो भले हम कितना भी करेक्ट सेंटेंस बना रहे होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, हमें हमेशा डाउट लगता रहेगा कि यार ये शायद सही है या गलत है। तो सुन सुन के लॉजिक लगाना है, सुन के इंग्लिश को अडॉप्ट करना है, ना कि खुद से बनानी है। यानी मैं पॉइंट पूरी नहीं सुननी पड़ेगी, ऐसे नहीं पूरे ब्रह्मांड की सुननी है, थोड़ी सी सुन लेंगे तो लॉजिक समझ में आ जाएगा, उस लॉजिक से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, उसके घर का छोड़ो अपने घर पे ध्यान। अब जब इतनी सारी कॉन्वर्सेशन हमारी हो गई, तो मैंने कहा कि अब उसके घर का छोड़ो, कैसे भी खर्चा चला रहे होंगे, उसके घर का छोड़ो, अपने घर पे ध्यान दो। फॉरगेट अबाउट हिज होम, फॉरगेट अबाउट देम, लीव हिज होम, फोकस ऑन योर ओन होम रादर। लीव हिज होम या फिर फॉरगेट अबाउट हिज होम, फोकस ऑन योर ओन होम रादर, यानी अपने घर पे ध्यान दो। रादर हम ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं कंडीशन में जहां पर एक के बजाय दूसरा काम। तो यहाँ पर एक के बजाय दूसरा क्या कह रहा हूं मैं, फॉरगेट अबाउट हिज होम, उसका घर छोड़ो, फोकस ऑन योर ओन होम रादर, बजाय उसके घर पे ध्यान देने के अपने घर पे ध्यान दो। गेटिंग माय पॉइंट, फॉरगेट अबाउट हिज होम, फोकस ऑन योर होम रादर। और रादर की जगह पर आप इंस्टेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेड भी है बदले में, रादर है बजाय और इंस्टेड है बदले में, जैसे कि फॉरगेट अबाउट हिज होम, फोकस ऑन योर ओन होम इंस्टेड। गेटिंग माय पॉइंट। तो इंस्टेड और रादर में बस इतना सा फर्क है, रादर है बजाय और इंस्टेड है स्ट्रेट फॉरवर्ड बदले में। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी कोई दवा बची है क्या खाने के लिए। अब मुद्दा हमारा उसके बारे में बातचीत खत्म हो गई, अब उसके बाद में हमने बात शुरू करी, तुम्हारी कोई दवा बची है क्या खाने के लिए। आई आस्क्ड माय वाइफ, मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी कोई दवा बची है क्या खाने के लिए। डू यू हैव एनी अदर मेडिसिन लेफ्ट टू टेक, डू यू हैव एनी अदर मेडिसिन, क्या कोई दूसरी दवा है लेफ्ट टू टेक, खाने के लिए। डू यू हैव एनी अदर मेडिसिन लेफ्ट टू टेक। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, शी रिप्लाइड, दवा मैंने सारी खा ली है, बस थोड़ी चाय बना दो। यानी कि दवा जो है मैंने सारी खा ली है, बस थोड़ी चाय बना दो। यस आई हैव टेकन ऑल द पिल्स, आई हैव टेकन ऑल द पिल्स, या फिर यस आई एम डन। इतना भी कहा जा सकता है जब आपने कोई काम कर लिया है, यस आई एम डन, आई हैव टेकन ऑल द पिल्स, आई हैव टेकन ऑल द मेडिसिन। कई तरीके से कहा जा सकता है, बस इतना सा ध्यान रखना है, टेकन ही लगाएंगे अगर सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, या फिर यस आई एम ऑल डन, हाँ बिल्कुल फ्री हो गए मैं सारी दवा खा के, आई एम ऑल डन, यानी जब भी आप किसी काम से फ्री हैं यू आर डन विद दैट। सो आई हैव टेकन ऑल द पिल्स, जस्ट मेक मी सम टी, जस्ट मेक मी सम टी, मेक सम टी फॉर मी, ये भी कह सकते हैं, या फिर जस्ट मेक मी सम टी। सो आई एम डन, जस्ट मेक मी सम टी। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज, जो हुक्म मेरे आका। जो हुक्म मेरे आका, एक्चुअल में इसका कोई लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, ये खुद अपने आप में एक यूज होने वाला फ्रेज कह लें, ईडियम कह लें, कुछ भी कह लें, जो हुक्म मेरे आका। सो एज यू विश माय लॉर्ड। अब हुक्म की हमें ट्रांसलेशन नहीं ढूंढनी है, फीलिंग क्या थी, जो तुम कह रहे हो ठीक है, वो ठीक है, वो मैं कर दूंगा। सो एज यू विश माय लॉर्ड, व्हाट द पॉइंट। तो हमें शब्दों का मीनिंग नहीं निकालना है, फीलिंग को समझना है, सिचुएशन को समझना है और उसको कहने के तरीके ढूंढने हैं। तो इस सेशन के बारे में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा मुझे कि ये सेशन आपके लिए नॉलेजेबल था, नहीं था, आपको पसंद आया या नहीं आया। दूसरा, आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फीस की ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, लाइव क्लासेस में आइए, वहाँ आएंगे तो जो कंसेप्ट, जो डाउट्स रोक रहे हैं अंग्रेजी सीखने से, सालों साल लग जाते हैं समझने में, क्लियर होने में, 10-15 दिन में जब कम्युनिटी में बैठेंगे ना, तो सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली फास्ट। ऑलराइट, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।